एमओटी को लेके पढ़ा था। अभी एमओटी की एंडिंग करते हैं और फिर आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे नहीं कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 50 ठोक एग्जाम्पल लूँगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे डील करोगे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतने ही डिटेल में और वेरियस इलस्ट्रेशंस के साथ मिलती जाएगी। ये चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक बेसिक जानकारी हासिल कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर। तो फिलहाल अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उस टॉपिक पे फोकस करते हैं और आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा क्या है। हम लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखे हैं और ऑर्बिटल डायग्राम एनर्जी लेवल्स पे। लेकिन जितने भी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीखे हैं वो सारे के सारे होमो एटॉमिक स्पीशीज़ के लिए पढ़े, लाइक O2, H2, F2, लाइक दिस टाइप ऑफ स्पीशीज़। अब आज का जो हमारा मेन एम है वो हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज़ के लिए है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हेट्रो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़, जिनको बेसिकली हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं अगर आप हायर स्टडीज़ करो तो। बट सिंस आपको इस चैप्टर में किसी भी दूसरी स्पीशीज़ का हेट्रो मॉलिक्यूलर डायटॉमिक वाला डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाली चीज़ आपको सिखाई जा रही है। वो भी इसीलिए सिखाई जा रही है क्योंकि मुझको इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के बेसिस पे आपको जो 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका एक आखिरी कार्बोनिल कंपाउंड जब बनते हैं या फिर जब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड बिहेव करता है वो वाली चीज़ सिखानी है उसी के लिए, अदरवाइज इसकी हमें कोई नीड नहीं होती। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अगर आप एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे होते तो वो कैसा दिखता। लेट्स इमेजिन ये आप लोगों ने ये आपका पहला एटम, ये आपका दूसरा एटम, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये भी अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके कंट्रीब्यूशन से आप लोगों के पास एक बनता है एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसकी वजह से बनता है आप लोगों के पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद आ रही होंगी चीज़ें, बराबर है। अच्छा, अभी देखो मेरी डायग्राम स्किल्स थोड़ी सी पुअर है, बट मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो आपको डायग्राम के हिसाब से वो चीज़ वैसी दिखे। तो अभी बताऊँ ये चीज़ कैसी है, अब बराबर है। अच्छा, इसको मैं डॉट 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 बता देती हूँ, मतलब मैंने एक एनर्जी लेवल का एक रेफरेंस लाइन लिया है। तो जो एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उन एंटी बॉन्डिंग वाले यानी कि ABMO ले लिखते हैं, ABMO वाले जो होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, और जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो उनके रेफरेंस लाइन जो हमने ली है उससे कम होती है, बराबर। अच्छा, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एंटी बॉन्डिंग में लेट्स इमेजिन ये 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं और बॉन्डिंग में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो ये जो एटम A का अधिकार है उस बॉन्डिंग वाले यानी कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंटी बॉन्डिंग पे और इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग पे, वो दोनों कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉन BMO वाला हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन आपके ABMO वाला हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इक्वली क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, किस चीज़ को इक्वली रिजेंबल करते हैं, आपके A को। लेकिन जब बात आ जाती है डाई एटॉमिक स्पीशीज़ की बट हेट्रोमोलिक्यूलर, जैसे कि आपने एक स्पीशीज़ ले ली AB। अब AB में देखो कोई भी केस हो सकता है, केस ऐसा भी हो सकता है केस 1 कि आपके पास जो A है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके B के कंपेयर में ज़्यादा है, ये केस बन सकता है। एक केस आपका ये भी बन सकता है कि हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A कम हो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। हमको उन सब में नहीं जाना है, हमें इन जनरल कोई भी एक केस मानकर आप चलिए और उस केस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, बस खत्म। तो लेट इमेजिन कि यहाँ पे ये एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आया, किसका आया, A का आया, और दूसरी तरफ से B अपना एटॉमिक ऑर्बिटल लेकर आया। अब एक बात है जिसको तुम्हें याद रखना है वो ये, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है,
ठीक है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के होते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अभी के लिए याद रखो, क्योंकि ये पार्ट वैसे भी आपके सिलेबस का नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर मैं केस नंबर 1 को कंसिडर करके डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो मेरा ए की तरफ से आया हुआ जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो बी की तरफ से आए हुए एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी तक जब हम लोग होमो की बात करते थे दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते थे, बट अब दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अब आपके सेम एनर्जी के नहीं होंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम। इस चीज़ को इंग्लिश के स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, अपनी भाषा में। ओके, अब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ये तो तुम जानते हो। अब कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, क्या एक ABMO बनेगा और एक BMO बनेगा। तो लेट्स इमेजिन यहाँ से ये दोनों कंबाइन हुए, ये जो ऊपर की तरफ बन रहा है, ये ऊपर की तरफ बनने वाली स्पीशीज़ आप लोगों की क्या है, ये वाली स्पीशीज़ क्या है, ये आपका ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जो स्पीशीज़ आपकी नीचे की तरफ बनेगी, ये नीचे की तरफ बनने वाली स्पीशीज़ आप लोगों की क्या होगी, ये नीचे की तरफ बनने वाली स्पीशीज़, दैट स्पीशीज़ विल बी आप लोगों का व्हाट, BMO, ये आपका BMO होगा। अब तुम ये देखो कि पहले मैं ये कहती थी कि चाहे इलेक्ट्रॉन ABMO में रहे कि BMO में रहे, दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल का उस पर इक्वल हक होता है। लेकिन अब इसमें जब हम लोग हेट्रो एटॉमिक की बात कर रहे हैं, तब जो ABMO बनता है, तब जो BMO बनता है, उन ABMO और उन BMO में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉन का पर उन पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल का इक्वल हक नहीं होता। ये वाला कहने को, ये वाली स्पीशीज़ कहने को है तो ABMO, लेकिन इस ABMO पर ज़्यादा हक किसका होगा, ज़्यादा हक ये किसका होगा, इस वाले का होगा। ये इसके जैसा ज़्यादा दिखेगा। जैसे कभी कभी कोई बेबी मम्मी पे ज़्यादा चला जाता है, पप्पा पे कम जाता है, या पप्पा पे ज़्यादा चला जाता है दिखने वाली तो मम्मी पे कम, मम्मी जैसा कम दिखता है। तो कहने को वो ABMO आप लोगों का है, लेकिन उसका रिजेम्बलेंस किसके तरफ ज़्यादा होगा, मोर लाइक बी, वो बी के जैसा ज़्यादा होगा क्योंकि बी उसके नियरर है। और यहाँ पे इस BMO पे किसका हक ज़्यादा होगा, आपके ए का हक ज़्यादा होगा। जब हम लोग होमो की बात करते थे तो होमो में दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे BMO की बात करो या एंटी BMO की बात करो, दोनों में ही सेम होते थे। बट अब ये चीज़ें सेम नहीं होती, ठीक है। ये हो गया आप लोगों की आज की क्लास का फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 में आते हैं। फैक्ट नंबर 2 में आपको कुछ डेटाज दिए जा रहे हैं, उन डेटाज को आपको याद नहीं रखना है। इवन आपको जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं अभी स्ट्रक्चर बना के देने वाली हूँ, ये तक आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, ये तक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ताकि तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके पीरियड, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की। मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की ही क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज हम लोगों को यूजुअली जो हेट्रोएटॉमिक स्पीशीज़ के हम बनाते हैं एमओ डायग्राम, वो होता है HF, साइनाइड, CO यूजुअली, बट अभी इसीलिए ये मैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट को चूज़ कर रही हूँ। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आप लोगों के लिथियम से। तो यू हैव लिथियम, you have beryllium, you have boron, you have carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, not talking about आपका नियॉन, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो आप लोगों के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन है, अब इन सभी का हम 2p ऑर्बिटल कंसिडर कर रहे हैं। इन सभी का हम कौन सा वाला ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ मैं, 2p ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इन सभी के 2p की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर 2s, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर 2d वगैरह, 3d एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट एग्जैक्टली 2p ऑर्बिटल के बारे में बात करें। और क्यों 2p ऑर्बिटल के बारे में बात करें, क्योंकि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो आउटर मोस्ट कौन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आपके 2p में होते हैं। तो अगर मैं इनकी एनर्जी निकालूं, देयर आर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट देयर एनर्जीज। हमको एनर्जी कैलकुलेट करने में नहीं जाना है, बट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जो आपका कैलकुलेट किया और फिर कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, हाइड्रोजन के 1s के साथ कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया, हाइड्रोजन के 1s के साथ। तुम सोचोगे कि हाइड्रोजन का 1s यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और बाकियों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो अभी तक जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे
एन की वैल्यू बढ़ाओगे एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो ऑब्वियस है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सभी के 2p की एनर्जी 1s से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जो लिथियम हाइड्रोजन के 1s का अगर मैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के साथ कंपैरिजन करूँ तो इन लोगों की जो एनर्जी होती है, इन लोगों की एनर्जी हाइड्रोजन के कंपेयर में कैसी होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा। दे आर वेरियस फैक्टर, हाउ दे कैलकुलेटेड ये हमको नहीं जानना है, बट इन तीनों की एनर्जी अगर मैं हाइड्रोजन के 1s के साथ इन तीनों के 2p की एनर्जी कैलकुलेट करने जाऊं तो ये तीनों की एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, बराबर है। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों के बाजू में ये जो बचे हैं, कौन बच गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बच गए हैं, इनका जो 2p होता है, इनकी एनर्जी को अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो इनकी एनर्जी जो होती है आपके हाइड्रोजन के 1s से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर आप कह सकते हो इस प्रकार से कि 1s हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का 2p, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोगों ने क्या की है, निकाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इसको मैं नहीं बोल रही हूँ, ये निकाला हुआ डेटा है। और जो कार्बन है, ये कार्बन इसके कैसा आ जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल आता है। ऑलमोस्ट ये चीज़ उसके क्या आ जाती है, इक्वल आती है। याद रखना, ये चीज़ ऑलमोस्ट उसके क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। ये आपको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए, कम से कम। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और डेटा की बात कर लेते हैं। ये आपका आज की क्लास का जीके फैक्ट नंबर 3। देखो, जीके फैक्ट नंबर 3 ये कहता है कि आपको कुछ अगेन डेटा दिए जा रहे हैं, वो भी कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड डेटा, क्योंकि हमको जिस चीज़ का आज पढ़ना है, वॉट एवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी आपके कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वी नो दैट 1s2 2s2 और उसके बाद 2p कितना, उस दिन मैंने ऐसी नींद में शायद गलत कर दिया था, 2p2। और नाइट्रोजन का कितना है, 1s2 2s2 और 2p4। तो पहले हम लोग बात करते हैं आउटर मोस्ट की, हम लोग बात करते हैं किसकी, आउटर मोस्ट की, क्योंकि आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं बाउंडिंग वाले की, आउटर मोस्ट वालों की बात करूँ तो यू हैव कार्बन, कार्बन के पास भी 2s है। अच्छा ठीक है भाई। यू हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी 2s है। अब यू हैव कार्बन, उसके पास भी 2p है। यू हैव नाइट्रोजन, उसके पास भी 2p है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि 2s 2p तो कार्बन के पास भी है और 2s 2p आपके नाइट्रोजन के पास भी है। बट क्या दोनों के 2s 2p में कोई अंतर है? हाँ, एनर्जी का अंतर है। कार्बन का जो 2s होता है उसकी अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी, अगर आप देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा से अगर निकालो तो आप ये पाओगे कि उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी लगभग -19 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर है। ये डेटा आपको याद नहीं करना है। और अगर वही मैं ऑक्सीजन के 2p की बात करूँ तो देखो ये गैप कितना बढ़ जाता है, -32 इलेक्ट्रोवोल्ट। और अगर मैं कार्बन के 2p के बारे में बात करूँ दैट इज -11 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली -16 इलेक्ट्रोवोल्ट। तुम्हें लगेगा ये इन्फॉर्मेशन क्यों बताई जा रही है, बट ये इन्फॉर्मेशन को हम आगे यूज़ करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग आगे यूज़ करेंगे, देयरफॉर ये इन्फॉर्मेशन अभी बताई जा रही है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अच्छा चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जीके फैक्ट पे आते हैं। जीके फैक्ट नंबर 4। देखो जीके फैक्ट नंबर 4 ये है कि वो तो आपने भी पढ़ा है जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे, कि अगर आपके पास 2 स्पीशीज़ हैं, लेट्स से 2 एटम्स है ए और बी। एटम ए का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मान लो वो 2s वाला है। अब ये और आपके पास जो बी है उस बी का भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और लेट्स से वो भी 2s वाला ही है। यहाँ पे देखो कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल 2s वाला और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 2s वाला। तो अभी तक आपने जितने भी होमो एटॉमिक पढ़े थे, होमो एटॉमिक में क्या होता था, पहले वाले का 1s दूसरे वाले का 1s कंबाइन हुए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बना। दूसरे वाले का 2s पहले वाले का 2s कंबाइन हुए, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s बना। तो वैसी ही सोच हमारी चलती है कि क्यों ना कार्बन के 1s कार्बन का 1s ऑक्सीजन का 1s कंबाइन कर दो।
कार्बन का 2s ऑक्सीजन का 2s कंबाइन कर दो। लेकिन यहाँ पे आप पहली रोचक तत्व ये देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में आप कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का 2s अगर आप यहाँ पे O कर देते हैं, सॉरी इसको C कर देते हैं और इसको O कर देते हैं, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन का जो 2s है इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा कहते हैं इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। और जब हम लोगों ने MOT के पोस्टुलेट्स पढ़े थे तो बताया था कि जब आप लोगों की कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जब आप लोगों के एटॉमिक ऑर्बिटल हैव हाई एनर्जी गैप, ठीक है, हैव हाई एनर्जी गैप, देन दे डोंट कंबाइन, ठीक है, तब वो क्या हो जाते हैं, दे डोंट कंबाइन, वो कंबाइन नहीं होते बराबर। तो इससे ये सीख तो एटलीस्ट मिल गई हमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का 2s आपस में कंबाइन होने के किसी भी मूड में नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन जस्टिफाई कर चुके हैं, बट इससे एटलीस्ट ये बात समझ में आ गई होगी। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जीके फैक्ट में। तुम्हें लगेगा यार कितने जीके फैक्ट्स हैं, अभी तक टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, टॉपिक स्टार्ट होने के बाद मैं ये जीके फैक्ट्स को लेकर बातचीत नहीं करूंगी ना, सीधा एक बार में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीधा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जीके फैक्ट में। नेक्स्ट जीके फैक्ट देखो क्या है। नेक्स्ट जीके फैक्ट ये कहता है कि आपके जो दो एटम्स है, एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2, वी आर टॉकिंग अबाउट दी हेट्रो मॉलिक्यूल्स। तो एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 के जो 1s होते हैं और जो 1s होते हैं, इन 1s के बीच में किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं होता। इनके बीच में कोई भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, हम लोग 2s को कंबाइन करते हैं, हाँ जब तक आप होमो की बात करते थे तब तक होता था। when you are talking about heteroatomic, then ऐसे में उन 1s के बीच में आप लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, 1s के बीच में किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है, नो बॉन्डिंग। क्यों इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इन लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज है, ठीक है, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज है, क्वाइट स्टेबल, दे डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। छोड़ो उसको, जाने दो, हम उसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे, हम उसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे, चलो जान दो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जीके फैक्ट नंबर नेक्स्ट पर। अब पता नहीं कौन सा जीके फैक्ट है, इस जीके फैक्ट से हम लोग HF का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो HF का स्ट्रक्चर बनाना हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट जब आप CO का स्ट्रक्चर बनाओगे तो HF का स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा तो आपको उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ईजी होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंपल है 1s1। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको ऐसा लिख सकती हूँ 2px2 2py2 और 2pz1, राइट। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ से 9 है, हाइड्रोजन की तरफ से 1 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आर 10। अब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एक तरफ मैंने हाइड्रोजन लिया, एक तरफ मैंने फ्लोरीन लिया। अभी अभी जस्ट मैंने बताया है दोनों के 1s होंगे ज़रूर, बट दोनों के 1s के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी। अब ऐसा तो हाइड्रोजन के पास ही 1s ही है, तो लेट्स इमेजिन ये मेरे हाइड्रोजन का 1s है, लेट्स इमेजिन ये मेरे हाइड्रोजन का कौन है, 1s है, कौन है ये, हाइड्रोजन का 1s है, ओके। फ्लोरीन के पास भी 1s होगा, फ्लोरीन के पास भी 2s होगा, फ्लोरीन के पास भी 2p होगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं फ्लोरीन के उस 2s को, उस 2p को। तो देखो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 1s को इक्वल एनर्जी पे रखना चाहिए। क्यों रखेंगे इक्वल एनर्जी पे, अब भी ऊपर मैं बताती आ रही हूँ, इक्वल एनर्जी पे नहीं रहेंगे ये दोनों। अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं रहेंगे, बल्कि अभी हम लोगों ने एक सीख लिया है कि जो हाइड्रोजन का 1s है वो फ्लोरीन के 2p से, ये देखो क्या लिखा है, फ्लोरीन के 2p से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 2p के बीच में जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप क्या है, कम है। इससे ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का 2p एक दूसरे के क्लोज है, बट एकदम दोनों को इक्वल पे नहीं रख सकते, 2p को ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि आज की क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो लेट्स इमेजिन ये 2p है। अब अगर 2p एनर्जी में कम है 1s से, तो जो अंदर की तरफ लाई करता है 2s, वो तो और भी कम होगा एनर्जी में, और जो और अंदर की तरफ लाई करता है
ठीक है, 1s वो तो और भी कम होगा एनर्जी लेवल में, इसको एकदम अपन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ये इस तरीके से, समझ रहे हो। तो अगर मैं कहूँगी हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 1s कंबाइन होगा, तुम बोलो कहाँ से कंबाइन करवा रहे हो, एनर्जी गैप देखो कितना ज़्यादा है, नहीं हो सकते कंबाइन। मैं बोलूँगी 1s 2s को कंबाइन करा दे, तुम बोलोगे नहीं हो सकता, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअल में कौन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है, हाइड्रोजन का 1s पार्टिसिपेट करता है आपके फ्लोरीन के 2p के साथ। किसके साथ, फ्लोरीन के 2p के साथ। किसके साथ, फ्लोरीन के 2p के साथ। अब तुम्हें इतना तो पता है कि हाइड्रोजन में मात्र एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उस एक एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने ये ड्रॉ किया, लेकिन मैं ये तो जानती हूँ कि फ्लोरीन में टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस तुमको जिसको माननी है मानो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, सब तुम्हारा है, मेरा क्या जाता है, जिसको मानना है मानो। लेकिन कम से कम इतना तो तुमको पता है ना कि अगर हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और अगर फ्लोरीन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, अगर वो दोनों कंबाइन हुए तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप बोलोगे कि मैडम इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो टोटल बनने चाहिए 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा नहीं होगा, दोनों के क्या कहते हैं, इक्वल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 1 दे रहा है वो 3 दे रहा है चलेगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ से ये अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल दे रहा है, तो यहाँ पे जो आपके पास ये 3 है, 2px 2py 2pz, इनमें से भी कोई एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन करेगा, जिसको करवाने करा लो, तीनों इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं। मान लेते हैं मैंने 2px को करा दिया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि HF के स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो ये क्या कहते हैं हाइड्रोजन का 1s है और जो ये आपके फ्लोरीन का 2px है, ये फ्लोरीन का 2px और ये हाइड्रोजन आप लोगों के मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये लोग मिलकर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 बनेंगे, बोलो सबसे पहले कौन से बनेंगे, सबसे पहले बनेंगे आप लोगों के क्या कहते हैं सिग्मा, पहले तो सिग्मा ही बनता है ना। अच्छा, और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लोगों के पास क्या बनेंगे, दूसरे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा ही, लेकिन सिग्मा में एंटी बॉन्डिंग। डायग्राम थोड़े पुअर और बदसूरत दिख सकते हैं बट एडजस्ट कर लेना। ये हो जाएगा आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोन है सिग्मा स्टार, ठीक है, ये कहलाएगा आपका सिग्मा स्टार। और जो नीचे बना ये होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट विल बी सिग्मा, ठीक है, दैट विल बी नोन एज सिग्मा, बराबर, दैट विल बी नोन एज सिग्मा। समझ में आ रही है बात, अच्छा ठीक है। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नाम क्या देंगे, इनको हम नाम क्या देंगे, तो इससे ये समझें कि इसको हाइड्रोजन का S आया और फ्लोरीन का P आया, तो ये जो आपका बना क्या नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस विल बी नोन एज सिग्मा sp, ये कहलाएगा सिग्मा स्टार sp। लेकिन ये तो चला गया, ये चला गया किसमें, ये चला गया, ये चला गया, ये यूटिलाइज हो गया, किस काम के लिए यूटिलाइज हो गया, फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। लेकिन जो पीछे के 2 बच गए, इन दोनों ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो अनयूटिलाइज रह गए, इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल अनयूटिलाइज हो गए, अनयूटिलाइज रह गए, इनके साथ कुछ नहीं हुआ, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप लोगों का 2p का एनर्जी लेवल इतना है, तो यहाँ इस एनर्जी लेवल पे आप लोगों का 2py और 2pz वैसे के वैसे ही रह गए, 2py और 2pz वैसे के वैसे ही रह गए, क्योंकि उन लोगों के इसमें कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों के इसमें कुछ भी नहीं हुआ, उनका तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना, वो तो जितने एनर्जी के थे उसी एनर्जी पे रह गए। एनर्जी कम या ज़्यादा कब होता है, वो होती है ना जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो ये बेचारे वैसे ही रह गए। तो जो लोग वैसे ही रह जाते हैं उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है आज की क्लास में जो कल की क्लास तक नहीं था, दैट आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो एक एंटी बॉन्डिंग बना, एक बॉन्डिंग बना, बट जो कंबाइन ही नहीं हुए एटॉमिक ऑर्बिटल, जो वैसे के वैसे ही रह गए, दोज आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो HF के स्ट्रक्चर में अभी तक आपको कितने नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 2, लेकिन एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ एक और है, कौन सा, इसी फ्लोरीन का 2s, इसी फ्लोरीन का 2s, इस बेचारे के साथ भी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये भी तो वैसे का वैसे ही रह गया, ये वाला भी तो वैसे का वैसे ही रह गया। यानी कि मैं कहूँगी कि फ्लोरीन का 2s
क्या बॉन्डिंग बनाया, क्या उसने एंटी बॉन्डिंग बनाया? तुम बोलोगे उसने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि उसके साथ कंबाइन करने के लिए हाइड्रोजन का कुछ बचा ही नहीं था। तो ये भी जिस एनर्जी लेवल का था उसी एनर्जी लेवल का रह गया। अब अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि वो जो नीचे वाला है, वो नीचे वाला जो 1s है, उस 1s को भी तो आप नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलो। तो देखो वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ना तो बॉन्डिंग है ना तो एंटी बॉन्डिंग है। उसने तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डज नॉट पार्टिसिपेट, उसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो पार्टिसिपेट ही जब नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, क्योंकि देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हमेशा नीचे से भरना शुरू होता है। तो इस 1s वाले ने भले ही पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इस 1s वाले के पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2s वाला भले ही NBMO में है, बट इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हो गए 4। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? सिग्मा sp में रहेंगे। ये बोलो कितने हो गए? 6। अब बचना है 7, 8, 9, 10। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो उठा के सिग्मा स्टार sp में डाल देना। कैसा है? पहले लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये ऐसे। ये होती इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। और ऊपर के सिग्मा स्टार sp को कुछ नहीं मिलेगा, सिग्मा स्टार sp को कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कि जो इलेक्ट्रॉन्स NBMO में रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो देखो ये NBMO किसका है? ये NBMO फ्लोरीन का है। इस फ्लोरीन में कितने पेयर्स हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, और ये भी NBMO किसका है? फ्लोरीन का है। टोटल 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो याद करो, अगर तुम HF का स्ट्रक्चर बनाते तो F पे से 3 लोन पेयर आते, तो ये आते, जिसमें से एक लोन पेयर 2s का होता, एक लोन पेयर 2py का होता, और एक लोन पेयर 2pz का होता। ठीक है, ये थी फ्लोरीन की कहानी। इस कहानी से मुझे बस तुम्हें NBMO सिखाना था और कुछ भी नहीं सिखाना था। ठीक है, यहाँ पे बस मुझे तुम्हें क्या सिखाना था? NBMO वाला पार्ट सिखाना था। देयरफॉर इतनी पूरी की पूरी कहानी रची गई। अब बात आती है, हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब हम बात करते हैं किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अब हम लोग बनाना क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ पहले वो आया। पहले लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की। नॉर्मल जैसे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14। तुम्हें याद होगा हमने जो लास्ट MOT की क्लास की थी उसमें तुम्हें मैंने ट्रिक बताई थी, एक ग्रेटर देन 14 के लिए और एक लेस देन इक्वल टू 14 के लिए। तो उन्होंने उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम बनाने की भी कोशिश की। तो उस हिसाब से ठीक है, मतलब ऐसा कर लेते हैं, कार्बन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14। तो 14 के हिसाब से उन लोगों ने केस 1 यूज़ किया, और केस 1 यूज़ करने के साथ उन्होंने ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया? आप लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फिर वहाँ से उन्होंने कैलकुलेशंस की। तो वो कैलकुलेशन जब उन्होंने की तो उस कैलकुलेशंस के अनुसार उन लोगों का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, उन लोगों का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था वो आ रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 3। ठीक है, उसके केस में कितना आ रहा था? बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3। अच्छा, बराबर है, समझ में आ रही है बात हम लोगों को? अच्छा, उसके अलावा आप लोगों के इसी 14 इलेक्ट्रॉन वाले लॉजिक के हिसाब से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उस लॉजिक के हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो डायमैग्नेटिक आ रहा था, नेचर में डायमैग्नेटिक आ रहा था। ये सारे डेटास हम लोगों के पास आ रहे थे। तो ये उस पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से था। अच्छा ठीक है, लेकिन वो स्ट्रक्चर ना ठीक नहीं था। ठीक है, वो स्ट्रक्चर आप लोगों का ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? इस स्ट्रक्चर को हमने रिजेक्ट किया, इस थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया। ये थ्योरी आपकी रिजेक्ट हुई कि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमओ डायग्राम है आप उसको होमो वालों के जैसे नहीं बना सकते। इस थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया। क्यों हमने रिजेक्ट किया उसके लॉजिक में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सुन लो। बिकॉज अगर मान लो कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, आप लोग मान के चलो कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटायन है CO+। तो एज यू नो कि जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड
अगर आपने वो 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, 14 इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट के हिसाब से यदि आपने एमओ डायग्राम बनाया है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है कहाँ से? तुम्हें अगर वो पिछली क्लास का डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने विजुअलाइज हो रहा है तो मेरी बातचीत भी अभी समझ में आएगी। अगर डायग्राम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो या फिर कम से कम नोट्स कॉपी में देख लो कि 14 इलेक्ट्रॉन वालों का डायग्राम कैसा दिखता है, तो अगर तुम्हें ये पता होगा कि 14 वालों का इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता है, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि 14 के केस के हिसाब से अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो आपका जो है आखिरी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार का रहेगा, सिग्मा 2pz2 ये रहेगा। और अगर मैं CO प्लस बनाऊंगी तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 2pz1, सिग्मा 2pz1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से और बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इस केस में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब एक्सपेक्टेड बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 2.5, ठीक है, ये आना चाहिए कितना, 2.5 के आसपास आना चाहिए। और अगर बॉन्ड ऑर्डर घटता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर घटता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे फिनोमेनॉन होते हैं, बॉन्ड लेंथ घटती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे केस में एक हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाना चाहिए था, 2.5 आ जाना चाहिए था, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जानी चाहिए थी, बट बॉन्ड लेंथ घट गई, बॉन्ड लेंथ घट गई। कैसे हो रहा है? तो ये कैसे हो रहा है? मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, और जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन थी। बट रियलिटी कुछ ऐसी निकल के आई, बॉन्ड लेंथ घट गई। कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, घट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा का बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस NA बाई। अगर मैं इस NA को डिक्रीज, यानी कि इस NB माइनस NA में अगर NA को यानी कि इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग से निकाल, तो ऑब्वियसली जितना छोटा NA होगा सब्ट्रैक्शन उतना बड़ा आएगा, और जितना बड़ा सब्ट्रैक्शन होगा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम NA, इलेक्ट्रॉन NA से निकलना चाहिए। बट NA से कैसे निकल सकता है? अगर मैं 14 वालों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इस 14 इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होता है। NA से तो एंटी बॉन्डिंग से तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा आउटर मोस्ट वाले से निकलता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है, तभी तो बॉन्ड लेंथ घट रही है। ये हमें एक्सपेरिमेंट बता रहा है। तो जरूर हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कॉन्फ़िगरेशन वैलिड नहीं है। 9,2 के लिए भले ही वैलिड हो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी मानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, लेकिन उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड ना है, तो जरूर कोई अदर कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। देयरफॉर अदर कॉन्फ़िगरेशन शुड बी देयर, कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो उसी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की तलाश की गई, और फिर आप लोगों ने कॉल्सन करके एक थे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महान प्राणी, उन्होंने एक्चुअल में बताया कि देखो इस तरीके का कंसेप्ट वहाँ पे ज़रूर लग रहा होगा, जिसके लगने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है और बॉन्ड लेंथ घटी है। समझ रहे हो? चलो, तो ये था पूरा का पूरा अभी तक का क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मूव करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के डायग्राम पे। थोड़ा मैं मानती हूँ गंदा है इंट्रोडक्शन, बट क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। ये कार्बन, इस लाइन के इस तरफ हम लोग सारे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे आपके कार्बन के, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने दे दिया ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के इस तरफ हम सारे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, किसके? ऑक्सीजन के। और जो बीच की जगह है वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे। कार्बन में क्या होता है? कार्बन में 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है। 1s को भूल जाओ, दोनों के 1s को भूल जाओ, दोनों के 1s कोई काम के नहीं है। 2s होता है और 2p होता है, ओके। कार्बन का 2p 3 डब्बा, लेट्स इमेजिन ये कार्बन का 2p और ये कितने डब्बे? 3 डब्बे। कार्बन के 2p की मैंने डेटा वैल्यू ऊपर लिख कर दी थी। कितना था कार्बन के 2p की डेटा वैल्यू? देखो, कार्बन का 2p -11 और ऑक्सीजन का 2p -16। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक डिफरेंस है,
ठीक है, चलो तो ये -11 अगर मैं इसको मानकर चलूँ तो -16 उससे नीचे की तरफ होगा। लेट्स इमेजिन यहाँ पर ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ये -16, ये कार्बन ऑक्सीजन का 2p, किसका 2p? ऑक्सीजन का 2p। अच्छा, ये -16। अब आते हैं 2s की तरफ, तो कार्बन के 2s की एनर्जी कितनी है? -32। और आपके ऑक्सीजन के 2p की एनर्जी कितनी है? -16। -16 कहाँ होगा? जब ये खुद, ये वाला खुद एक मिनट में लगता है मैंने डेटा देखने में कोई गड़बड़ कर दी है, रुको। कार्बन का 2s -19 और ऑक्सीजन का 2s -32, ऑक्सीजन कार्बन का 2s -19, ठीक है। कार्बन का 2p, ये कार्बन का अपन ने 2p ड्रॉ किया है। कार्बन के 2p की एनर्जी कितनी है? -11, ये मान लेते हैं -11 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जो ऑक्सीजन का 2p है उसकी एनर्जी कितनी होगी? -16, ठीक है, ये -16 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब मुझे कार्बन का 2s ड्रॉ करना है। कार्बन का जो 2s है वो -19 है, -19 यानी कि 16 से भी नीचे होगा, 16 से भी नीचे होगा। तो ये मान लेते हैं कार्बन का 2s, ये कितने पे है आप लोगों का? -19 इलेक्ट्रोवोल्ट। और जो ऑक्सीजन का 2s है वो तो बाबा रे बाबा -32, मतलब होगा कहीं ना कहीं यहाँ नीचे पड़ा हुआ रहेगा, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपके ऑक्सीजन का 2s पड़ा हुआ है। ये 2s किसका है? ऑक्सीजन का 2s है, ठीक है, -32 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये डेटास के हिसाब से हमने ये ऑर्डर इसका क्या कर लिया? सेट कर लिया। अच्छा, ठीक है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कौन कंबाइन हो सकते हैं, कौन कंबाइन हो सकते हैं, तो तुम बोलोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो 2p हैं वो क्लोज दिख रहे हैं, दोनों को आप कंबाइन कर दो। मैं बोलती हूँ चलो कंबाइन कर देते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कार्बन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेनी चाहिए, बराबर है ना? अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये तो ऊपर वाला ही बन जाएगा, यही वाला डायग्राम बन जाएगा, ये सेम यही वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में और इस नए वाले डायग्राम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं रहा। तो जो कॉल्सन्स थे, कॉल्सन ने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सजेस्ट किया कि यहाँ पे जो कार्बन का 2p है और जो ऑक्सीजन का 2p है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो रहे हैं, लेकिन 3 कार्बन के 3 ऑक्सीजन के आपस में मिक्स नहीं हो रहे, सिर्फ 2 लोग मिक्स हो रहे हैं। कौन है वो 2 लोग मिक्स होने वाले? ये वो 2 लोग हैं जो मिक्स हो रहे हैं, कार्बन के पाई बनाने वाले और ऑक्सीजन के पाई बनाने वाले, ये मिक्स हो रहे हैं। कार्बन का सिग्मा बनाने वाला और कार्बन का ऑक्सीजन का सिग्मा बनाने वाला आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। उसने बोला, अभी तक हम कैसे पढ़ते आए थे? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 6 बने। कॉल्सन ने कहा नो, नेवर। आपके जो क्या कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में ये जो पाए वाले लोग हैं, ये पाए वाले लोग क्या कर रहे हैं? मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। चलो बना लेते हैं, क्या जाता है, बना लो। तो बनाओ फटाफट, क्या हो जाएगा बताइए? ये वाले पाए 2 पाए हैं, राइट? कितने पाए आपके पास? 2। तो 2 पाए से कितने बनेंगे? इधर से 2, इधर से 2, टोटल 4 बनेंगे। 4 में 1 को बना देते हैं हम लोग इस तरीके से, आप लोगों के 2 टुकड़े, दैट विल बी नोन एज व्हाट? दैट विल बी नोन एज, अगर इसको मैं py मान लूँ और इसको मैं अगर pz मान लूँ तो ये कहलाएगा पाई स्टार py और ये कहलाएगा पाई स्टार pz। समझ में आ रही है बात कैसे किया जा रहा है काम? थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा कि अभी ये चीज़ क्या है, बट अगेन बता दूँ, डायग्राम पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ इसके रिजल्ट्स आएंगे। हम रिजल्ट्स पढ़ने के लिए इतना कर रहे हैं। और वैसे ही पाए वाले आपके क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग भी बनाएंगे। तो बॉन्डिंग बनेंगे यहाँ नीचे की तरफ आपके -16 इलेक्ट्रो, बहुत ही ज़्यादा नीचे बना दिया एक्चुअल में मैंने, यहाँ बहुत ही ज़्यादा नीचे बना गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं इस -16 इलेक्ट्रोवोल्ट वाले से तो नीचे बनेंगे। ये कितने बनेंगे? पाए, 2 पाए बनेंगे, टोटल हो गए देखो 4। दिस विल बी पाई py एंड दिस विल बी पाई pz। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब ये जो सिग्मा बनाने वाला था कार्बन का, ये रह गया। इधर ऑक्सीजन का जो सिग्मा बनाने वाला था, ये भी रह गया। अब क्या होगा?
क्या सिर्फ पाई बॉन्ड ही बनेंगे क्या? नहीं यार, सिग्मा भी तो बनने चाहिए। तो कॉल्सन ने बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मिक्स कर दो। क्यों मिक्स करना? क्योंकि इसके मिक्स करने से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम क्या कर पाएंगे? जस्टिफाई कर पाएंगे। तो कॉल्सन्स का कंसेप्ट कहता है कि कार्बन का 2p और उसी कार्बन का जो 2s है, इसी कार्बन का 2p और इसी कार्बन का जो 2s है, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और अगर इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एक S और एक P के बीच में यदि हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये दोनों मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे। अच्छा, इसको ना 2s को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसको मैं यहाँ कहीं कर लेती हूँ। ये 2s। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, 2 प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, दूसरा भी sp, बट दोनों को हम एक को sp और एक को sp डैश से हम इंडिकेट करेंगे। अब तुम्हें ना थोड़ा सा इनका एनर्जी का जो लेवल है वो थोड़ा याद रखना है। इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं। नहीं, ग्रीन नहीं अच्छा ही लगेगा, ब्राउन से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं, ठीक है, देखो जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये वाले 2p की एनर्जी घटेगी, इस 2p के इस सिग्मा वाले की एनर्जी घटेगी और इस 2s वाले की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और सच दैट कि आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे। कि सच दैट आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? तैयार होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तैयार हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने तैयार किया वो एक यहाँ आ गया, एक ये रहा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेट अस कॉल दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल एज sp। किसका sp है? कार्बन का sp है। और रही बात दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो वो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल किधर है वो पता लगाओ। तो लेट्स इमेजिन वो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। इसको हम लोग कह लेते हैं sp डैश, किसका? कार्बन का। ये हमने कहा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे इस तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वैसे ही उस तरफ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। किन के बीच में? ये वाला जो सिग्मा है और ये वाला जो आपका 2s है, ये लोग अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इनके इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। एक मिनट रुको। हाँ, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। किधर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल? लेट अस शो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बने, अब देखो कार्बन ने भी एक sp का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ऑक्सीजन ने भी एक sp का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी का लेवल ये है। तो जो ऑक्सीजन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं बनाऊंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसका इस वाले से नीचे बनेगा। यानी कि कहीं मैं यहाँ तारीफ बना देती हूँ। ये sp किसके? ऑक्सीजन का। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो जैसे कार्बन के एक और sp बनाए, sp डैश, जिसको मैंने कहा है, जिसको मैंने क्या कहा है? sp डैश का है। एक और बनाए ना, वहाँ पे 2 बने, एक और बनाए, तो वो sp डैश भी तो बनाएंगे हम कहीं ना कहीं। तो sp डैश कहाँ बनाए? वो sp डैश हम लोग कहाँ बनाए? तो sp डैश यहाँ कहीं बनता है, ये यहाँ कहीं बनता है, ये बनता है आप लोगों का sp डैश। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे पता चल रहा है? तो देखो ये एक्सपेरिमेंटल डेटास थे, उसकी वजह से जिस इंसान ने ये डायग्राम बनाए हैं उन्होंने इसके एनर्जी लेवल को प्लॉट किया है। अब तुम मुझे बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनना है। अपन ना इसको थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं। लेट अस मार्क दिस एज 1, लेट अस मार्क दिस एज 2, लेट अस मार्क इट एज 3, इट एज 4। अब 1 और 2 के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, 3 और 4 के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होनी है ना। तो बताओ क्या 1 4 के साथ कंबाइन होगा? नहीं। क्यों? एनर्जी गैप ज़्यादा है। क्या यही 1 आपके इस 3 के साथ कंबाइन होगा? तो हाँ, हो सकता है, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है, बट बेसिकली आप लोगों का ये जो 1 है ये एनर्जी में आप लोगों के क्या कहते हैं, उस 3 से बहुत ऊपर है। ठीक है, एनर्जी वाइज वो ऊपर है, तो 1 और 3 के बीच में भी नहीं होती।
तो डेटा वाइज ये पता चलता है कि जो 2 है और जो ये 3 होते हैं इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जो ये 2 होते हैं और जो ये 3 होते हैं इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। और जब ये 2 और जब ये 3 आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो इनसे क्या बनता है, आप लोगों का एक बॉन्डिंग का बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कौन सा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बॉन्डिंग। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिग्मा। बट कौन सा वाला सिग्मा? बॉन्डिंग वाला सिग्मा, sp। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो वह एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कहाँ होगी बताओ? उसकी एनर्जी तो सबसे हाई होगी, क्योंकि आप लोगों का ये वाला, ये देखो, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे बना लिया। रुको, इसको सुंदर बना लेते हैं पहले, सुंदर, ताकि सुंदर दिखे। अब जैसा भी दिख रहा है रख लो। ये बन गया आपका सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग sp का, ये बन गए। अब लेकिन तुम एक बात सोचो, इसका तो देखो, ये तो हमने पूरा यूज़ कर लिया, ये तो मैंने पूरा यूज़ कर लिया। इसके 2 एंटी बॉन्डिंग और इसके 2 बॉन्डिंग बना लिए। इसको भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया। अब इन सब चीज़ों को तो हमने यूज़ कर लिया। अब कौन से अनयूटिलाइज रह गए? अनयूटिलाइज कौन से रह गए उस पर बात करिए, यहाँ पे बॉन्डिंग तो किसके बीच में हुई? 2 और 3 के बीच में हुई। ये sp- कार्बन का अनयूटिलाइज रह गया। इसको किसी ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया। तो इसका जो एनर्जी लेवल का डायग्राम होगा, ये कोई बॉन्डिंग या कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। तो ये जैसा है बेचारा, ये वैसे का वैसे ही रहता है। और जो चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं, अभी ऊपर बताए थे, उसको क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और भी देखो, कोई वैसे का वैसी रह गया है क्या? हाँ, और भी कोई रह गया। फोर्थ वाला भी वैसे का वैसी ही रह गया है। 2 मिनट, इसको थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे 4th वाले बनाने की मेरे पास जगह नहीं है। फिर इसको ऐसा नीचे की तरफ कहीं कर लेते हैं। ठीक है, बहुत नीचे जाता है ये। एक्चुअल में ना आप लोगों का जो 2s है उससे भी नीचे चला जाता है ये एकदम। ठीक है, ये यहाँ कहीं होगा। और कहाँ गया वो जिसके साथ बॉन्डिंग मुझे करनी थी? 3rd वाले के साथ करनी थी ना, राइट। 2 मिनट, किसके साथ करनी थी? दिख नहीं रहा है। हाँ, 3rd कहाँ है? 3rd मेरा ये रहा, ये लो, ये यहाँ कहीं होगा। ये होगा सिग्मा BMO sp। ठीक है, कर लेना उसको। अच्छा, अब ये जो बेचारा आपका अनयूटिलाइज रह गया, ये कौन है? ये भी तो बेचारा देखो अनयूटिलाइज रह गया, इसको कोई नहीं मिला, ये भी अपने सेम एनर्जी लेवल पर ही रह गया। तो ये हो गया आप लोगों का इस तरीके से डब्बा, ये रह गया NBMO। समझ में आ रही है बात? अच्छा, और उसके अलावा ये दोनों के जो 1s हैं, ये जो दोनों के 1s हैं, ये 1s तो रहे ही होंगे, बट इन 1s के बीच में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। चलो, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। कार्बन और ऑक्सीजन मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। 14 इलेक्ट्रॉन भरो जरा, 14 इलेक्ट्रॉन भरो। कैसे होंगे? एक एक करके भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 14 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो यहीं चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, है ना? इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। बचे कितने? 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ये आप लोगों के लोअर एनर्जी से भरना शुरू करोगे। उसके बाद किस में आएंगे? NBMO में आएंगे। कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद कहाँ आएगा? ये देखो, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब 13 14 कहाँ आएंगे? 13 14 यहाँ आएगा। ये होता है CO का आपका एनर्जी लेवल का डायग्राम। अब अगर किसी ने CO के एनर्जी लेवल के डायग्राम से कोई सवाल पूछे तो वो तुमसे ये पूछ सकता है कि बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? गिनो कितने हैं? ऊपर में तो ये देखो, ये एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है। ये देखो, ये एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा हुआ है। ये वाले एंटी बॉन्डिंग खाली पड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पे किसी भी एंटी बॉन्डिंग के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं, Na है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पे कितने हैं? 0 हैं। किसी ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, गिनो। तो नीचे में देखो, ये कितने हैं बॉन्डिंग वाले? ये कितने हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग वाले कितने हैं? टोटल 6 हैं।
किसी ने NBMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, NBMO यानी कि लोन पेयर कितने हैं वो गिनने को कहा, तो कि बताइए यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे, बताओ यहाँ कितने होंगे। ये देखो ये 1, यहाँ पे ये 2, यानी कि टोटल कितने लोन पेयर्स होंगे यहाँ पे, टोटल यहाँ पे NBMO के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन पिछले वाले केस में जैसे वो तीनों के तीनों लोन पेयर फ्लोरीन के थे, क्या इस बार ये NBMO दोनों ऑक्सीजन के हैं? नहीं, इनमें से एक NBMO आप लोगों के ऑक्सीजन का है और एक NBMO आप लोगों के कार्बन का है। यानी कि NBMO में जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स NBMO कार्बन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स NBMO किसके हैं, आप लोगों के ऑक्सीजन के। ये सारी जानकारी यहाँ से पूछी जा सकती है। अच्छा, और यहाँ से और कौन से जीके फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का होमो बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का लूमो बताओ, बस खत्म हो गई बात। तो देखो होमो मतलब क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, गिनो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यहाँ कौन है, NBMO है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो वो भी किसका NBMO है वो गिने, वो भी किसका NBMO है, कार्बन का NBMO है। तो इस क्वेश्चन का होमो कौन में, NBMO है ऑफ कार्बन। अच्छा, इस क्वेश्चन का लूमो कौन है, लूमो मतलब अनऑक्यूपाइड, तो अनऑक्यूपाइड देखो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन है, अनऑक्यूपाइड तो ये दोनों है, बट दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, पाई स्टार वाले हैं। कौन से हैं आप लोगों के, पाई स्टार वाले हैं। तो ये आप लोगों के एंटी बॉन्डिंग के हो गए, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग वाले यहाँ पे क्या है, आपके लूमो है। तो होमो लूमो ये 2 चीज़ पूछी जा सकती है। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पे एक तीसरा जीके फैक्ट जो तुमसे पूछा जाता है, वो तीसरा जीके फैक्ट हम समझते हैं जिसकी वजह से ये पूरी राम कहानी रची गई। ठीक है, यहाँ पे पूरी राम कहानी जिसकी वजह से रची गई वो वाला हम लोगों को कहानी पढ़नी है। देखें ध्यान से समझेंगे इस कहानी के प्रवचन को, ये प्रवचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, बट फिर भी थोड़ा सा प्रवचन अगर सुन लोगे तो कुछ जाएगा नहीं। प्रवचन ये है, मैं ये जानती हूँ ये NBMO है, मैं ये जानती हूँ ये NBMO है, ओके, और लेकिन अच्छा NBMO, इसी NBMO के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका होमो है, क्योंकि आप लोगों का कौन है, होमो है, क्योंकि आप लोगों का होमो है, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कौन है, होमो है। अच्छा, आई नो दिस इज NBMO मतलब नॉन बॉन्डिंग, बट ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लोगों के इस एंटी बॉन्डिंग वाले के क्लोज है। जैसे आज की वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, देखो जब आप हेट्रो की बात करते हो तो दोनों में गैप क्रिएट हो जाता है, एक किसी को रिजेंबल करता है, दूसरा किसी को रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का क्या नाम है, NBMO, क्या नाम है इसका, होमो है, ये होमो माना कि ये नॉन बॉन्डिंग है क्योंकि ये आप लोगों के एंटी बॉन्डिंग वालों के क्लोज है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि इस आपके होमो के अंदर स्लाइटली क्या आ चुका है, एंटी बॉन्डिंग का रिजेम्बलेंस आ चुकी है, या फिर कह सकते हो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर उसके अंदर आ चुका है। क्या आ चुका है उसके अंदर, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर उसके अंदर आ चुका है। समझ रहे हैं। अच्छा, अब खुद अपनी छोटी सी बुद्धि चलाओ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB-NA/2। अगर आप इस एंटी बॉन्डिंग वाली क्वांटिटी को बढ़ाओगे, मैथमेटिक्स से नॉर्मल, तो NB-NA का अगर आपने Na को इंक्रीज किया तो जो NB-NA है वो हो जाएगा डिक्रीज, और NB-NA का जो डिवाइड बाई 2 आएगा वो डिवाइड बाई 2 वो भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एंटी बॉन्डिंग को बढ़ाने से बॉन्ड ऑर्डर घटता है। इतनी बात भेजे में जा रही है, इस चीज़ को कहीं रफ में लिख लेना कॉपी के ऊपर कि अगर आपने Na को बढ़ाया तो Na को बढ़ाने से बॉन्ड ऑर्डर घटता है, और Na को अगर घटाया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। समझ में आ रही है बात। तो अच्छा, अब क्योंकि आपके होमो में स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ चुका है, तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आने की वजह से वो बॉन्ड ऑर्डर को घटाने का काम करेगा। ठीक है, आपका जो होमो है उस होमो के अंदर में यानी कि NBMO, आपका NBMO प्योर NBMO नहीं है। प्योर NBMO वो तब रहता जब वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता, वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। इसके अंदर इसी वजह से इसके अंदर में क्या हो जाएगा, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। क्योंकि इसके अंदर में स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा तो देयरफॉर ये पूरी कोशिश करेगा बॉन्ड ऑर्डर को क्या करने की, डिक्रीज करने की। क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करने की। अच्छा चलो ठीक है, इसने बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करने की कोशिश की। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात हम लोगों को करनी है किसके बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में।
कार्बन मोनोऑक्साइड में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया CO+, और ये आपकी स्पीशीज बन गई। एक इलेक्ट्रॉन निकालने का है, इतनी अकल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का है। तो बिफोर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन सिनेरियो कुछ इस प्रकार से था। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाली चीज कुछ ऐसी थी, ये आपका होमो था, और ये दोनों आपके कौन थे, एंटी बॉन्डिंग वाले ABMO, ये दोनों ABMO आपके लूमो थे। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपके एक इलेक्ट्रॉन निकालने से लूमो को तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे भी तो अनऑक्यूपाइड ही था। लेकिन जो होमो था, उस होमो के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, जो कि आपका होमो था, उस होमो के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। सोचो, आप होमो के इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो, और होमो के पास कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब आपने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, वो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो कि एक प्रकार से एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप Na की वैल्यू को डिक्रीज करते हो, तो देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खत्म, ठीक है। हो सकता है तुम्हें एक बार में ये चीज़ें नहीं समझ में आए, थोड़ा शांत दिमाग से जो मैं बोल रही हूँ उसको कैच करने की कोशिश करना, और कैलकुलेशंस अपने दिमाग में कर करके सोचना, बराबर समझ में आएगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि व्हेन यू मूव फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, तो यहाँ पे लेट्स इमेजिन यहाँ से यहाँ जाने पे आप लोगों की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ में आ रही है बात, क्या हो गई, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसको ना थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ बीच में, मेरे को क्योंकि एक और चीज़ लिखनी है। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होती है तो तुम तो जानते हो बॉन्ड ऑर्डर को के इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में बॉन्ड लेंथ कम होगी। यही चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जब हम N2 के कॉन्फ़िगरेशन को ही CO का कॉन्फ़िगरेशन मानकर चल रहे थे। अब तुम खुद सोचो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में गए तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ी। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके CO निगेटिव बनाते तो CO निगेटिव बनने से मतलब इधर जाने पर बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों की क्या हो जाती, घट जाती। क्यों घट जाती वो भी समझा देती हूँ, लेकिन घट जाती। और अगर बॉन्ड ऑर्डर घट रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। और यही चीज का ऑर्डर पेपर में आता है, इसी चीज का ऑर्डर पेपर में आता है कि इन 3 स्पीशीज को आप अरेंज करिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। मेंस में तो देखो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों को आती है पेपर में। इनको इनके बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। खुद सोचो, जब आप CO से CO निगेटिव गए तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो जब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो ABMO में आएगा, और ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड ऑर्डर घटती है। ये ऑर्डर आप लोगों को पूछा जाता है पेपर में, बस खत्म। बाकी एक चीज और है, पाई एक्सेप्टर और सिग्मा वाला टाइप कैटेगरी, वो मैं यहाँ नहीं समझा रही हूँ। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसी होमोलुमो को हम कंसिडर करेंगे, और इसी होमोलुमो का एक छोटा सा 5 मिनट का डिस्कशन हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। तो वाला टॉपिक तुम्हारा वहीं पे कवर हो जाएगा। अभी ज़बरदस्ती केमिकल बॉन्डिंग में इसको ठूसा नहीं जा रहा है। अच्छा, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेटाज हैं, वो डेटाज अगर आप याद रख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो वो डेटा क्या है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड में भी आपके पास 3 स्पीशीज़ होती हैं। एक होता है NO पॉजिटिव, एक होता है NO2 पॉजिटिव, और एक होता है NO निगेटिव। इन तीनों को आपको बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये आप बॉन्ड ऑर्डर का इसका ऑर्डर याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर आपने अरेंज कर लिया तो तुम ये समझ लेना कि बाकी चीज़ों को भी आप अरेंज कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा, जिसमें से ये जो NO+ होता है, ये NO+ वाली स्पीशीज़ आप लोगों की डायमैग्नेटिक होती है, लेकिन ये जो दोनों स्पीशीज़ होती है पैरामैग्नेटिक। हमारे पास इतना वक्त नहीं है फालतू का कि हम इनके एमो डायग्राम भी सीख सकें या पढ़ें, सो नो नीड ऑफ इट।
कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की, इसीलिए हम लोग उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप लोगों का इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, और उसके अलावा एक और बात याद रखना, एक आप लोगों की थ्योरी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने पढ़ी है तो मैं बता ही देती हूँ। आप लोगों की एक अकॉर्डिंग टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये कहती है कि इफ़ टू हेट्रो मॉलिक्यूल बिलोंग टू सेम पीरियड, ठीक है, बिलोंग्स टू सेम पीरियड, वो क्या होने चाहिए, सेम पीरियड के होने चाहिए, एंड दे हैव इक्वल इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ में उनके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देन ऐसे केस में उन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली जो स्पीशीज़ हैं उन दोनों के क्या कहते हैं जो रहेंगे नेचर, जैसे NO+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन की वजह से कितने होंगे, 5 की 4 की 3, मतलब टोटल की चलो बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 7, ठीक है। ऑक्सीजन कितने लाता है, 8, 1 माइनस कर दो तो कितने हो गए, 14। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कितने होते हैं, 14। तो दोनों का जो नेचर होगा वो सेम होगा, दोनों डायमैग्नेटिक होंगे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा एज यूजुअल, जो भी हो इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, अच्छा, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद एक मैं आखिरी में तुम्हें एक चार्ट लिखवा देती हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे, अगर आपने ध्यान में रखा तो ज़्यादा बेटर होगा। 2 मिनट, कहाँ है मेरा चार्ट, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग चार्ट देख लेते हैं। जैसे ही तुम चार्ट को थोड़ा सा याद रखो, बाकी सारे तुम्हारे दुख दर्द तकलीफें गायब। कैसा है, आपको होमो वालों की तो निकालने आते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर, बस। तो देखो O2 2 पॉजिटिव, ये CO के इक्विवेलेंट होगा, मतलब O2 2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो CO का होगा। यूजुअली CO का बॉन्ड ऑर्डर हम बोलते 3 है, बट जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन एक्सपेरिमेंट से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अलग आता है, तो उतना हम लोग अब उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। अगर पेपर में पूछा जाए तो आप उसको 3 ही लिखोगे। ठीक है, O2+ NO को रिजेंबल करता है। ठीक है, जो O2+ का होगा वही NO का होगा। O2 2 पॉजिटिव, अच्छा ये दोनों तो मैंने सेम ही कर दिए हैं, रुको। हाँ, ठीक है ना, तो ये वाला आपके NO पॉजिटिव के बराबर होगा। उसके बाद आपने अगर N2 लिया है तो वो साइनाइड के बराबर होगा, और अगर वो N2 पॉजिटिव लिया है तो वो भी आप लोगों के किसके बराबर हो जाएगा, आप लोगों के साइनाइड के। ये इस तरीके से, अगर O2 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर भी आप 3 ही लिखोगे पेपर में। ठीक है ना, ख़त्म। यहाँ पे 15 तो यहाँ पे होगा ये 2.5, यहाँ पे ये 14 तो यहाँ पे होगा ये 3, यहाँ पे ये 14 तो यहाँ पे ये भी होगा 3, यहाँ पे ये 13 तो यहाँ पे होगा ये 2.5। इस तरीके से तुमको ये चीज़ें कैसे थोड़ी सी क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, कि कौन किसको मतलब दिखाता है, कौन उसके जैसा होता है, ये थोड़ी सी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ याद रखना है, आखिरी चीज़, कि बाय कैलकुलेशंस हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर और CO इज़ 3, बट रियलिटी में जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ करते हैं बॉन्ड ऑर्डर और CO आपका लगभग 2.6 के आसपास रहता है। तो उन सारी चीज़ों में हमको नहीं घुसना है कि अरे वो 2.6 क्यों आया, कैसे आया, एक्सपेरिमेंटल है, ये है वो है, तो वो सब नहीं, मतलब नहीं। और उसके अलावा ट्राई एटॉमिक स्पीशीज़ भी होती हैं, उन ट्राई एटॉमिक स्पीशीज़ के अंदर में भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है या फिर उनके एनर्जी डायग्राम बनाए जाते हैं, बट वो सारा पार्ट हम लोगों को नहीं जाना है। समझ गए, बस। तो इस तरीके से हम लोगों की MOT समाप्त होती है। अब इस चैप्टर का ऐसा कोई कोर टॉपिक नहीं बचा है जिसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें एज सच डिफ़िकल्टी आने वाली है। हाँ, अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं
एक बच गया है आप लोगों का हाइड्रोजन मतलब डायपोल मोमेंट, एक बच गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा तो नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस, अदरवाइज जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिटेल में समझ में आती जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 हमको ये सीखना है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में। अच्छा, जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। पॉइंट नंबर 3 हम लोगों को जो चीज़ सीखनी है वो क्या रहेगा, आप लोगों का डायपोल मोमेंट। और एक और टॉपिक मैं लूँगी प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। इन टोटल 4 टॉपिक्स को लेने के बाद आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाता है। और एक आखिरी में हम लोग मिसलेनियस लेक्चर लेंगे, जिस मिसलेनियस लेक्चर में तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगी फॉस्फोरस के, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, राइट, इस टाइप के आप लोगों के, ताकि उन स्ट्रक्चर्स को जो तुम्हारा अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस नेक्स्ट चैप्टर में वो तुम्हारे लिए यूजफुल रहे, ठीक है ना। वैसे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपका ये गैसियस स्टेट शुरू करेंगे, ठीक है, गैसियस स्टेट रहेगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन उसके आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें भी इसकी उपयोगिता रहेगी। देयरफॉर ठीक है, अब इसको ओवर करते हैं। आंसर की मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, उसमें श्रेयन बता रहा है कि ये वाले 2 क्वेश्चंस के आंसर की नहीं है, मैं उसको चेक करती हूँ श्रेयन और बताती हूँ उसके आंसर्स क्या होंगे।